Hello students, welcome in BBS E-क्लासेस। अपने आज केमिस्ट्री के लेसन बहुलक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुलक इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाइयाँ, जिसे एकलक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुलकीकरण प्रोसेस होती है और बहुलकीकरण प्रोसेस से बहुलक का निर्माण होता है। बहुलकीकरण क्या होता है? अनेक एकलक इकाइयाँ जुड़कर एक प्रोसेस द्वारा बहुलक का निर्माण करती है, उसे बहुलकीकरण कहते हैं। जैसे एथीन से पॉलीथीन, ये एथीन का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसको अपने हीट गर्म कर दें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा? पॉलीथीन। ठीक है, तो इसके n मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये है एथीन की स्ट्रक्चर, और ये जुड़कर क्या बना रही है? पॉलीथीन। तो डेफिनेशन क्या हुई? ये क्या है? एकलक या इकाई, अनेक इकाइयाँ जुड़कर क्या बना रही है? पॉलीथीन बना रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसके बाद है बहुलकों का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है उद्गम स्रोत के आधार पर, यानी ये कहाँ से उद्गमित होते हैं, उत्पन्न कहाँ से होते हैं। तो इसके आधार पर इनके 3 टाइप्स है: प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल बहुलक, संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक या आर्टिफिशियल बहुलक। तीसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले है प्राकृतिक बहुलक। ऐसे बहुलक जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं या शरीर के या बॉडी के अंदर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे प्रोटीन, स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट एक, ठीक है, वसा आदि, ये सारे क्या है? प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित है, यानी उत्पन्न नहीं किए जाते। दूसरा है संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक क्या होंगे? मैन मेड, यानी इनको प्राकृतिक बहुलकों से भी बनाया जा सकता है या इन्हें लैब के अंदर यानी प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक कहा जाता है। ठीक है, जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, PAN, बेकेलाइट आदि। ठीक है, थर्ड टाइप है अर्ध संश्लेषित बहुलक। ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक तथा संश्लेषित बहुलकों से दोनों से मिलकर बने हों, वो क्या कहलाते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे सेलुलोज के जितने भी बहुलक होते हैं, सेलुलोज प्लस एसीटेट अर्ध संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। सेकंड, सेलुलोज प्लस नाइट्रेट, ये किसका उदाहरण है? अर्ध संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। सेकंड टाइप है क्लासिफिकेशन का संरचना के आधार पर इन्हें फिर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है रेखीय बहुलक या लीनियर पॉलीमर। सेकंड है शाखित बहुलक या ब्रांच बहुलक। तीसरा है तिर्यक बहुलक या क्रॉस लिंक बहुलक पॉलीमर्स। रेखीय बहुलक ऐसे बहुलक जो सीधी श्रृंखला के रूप में पाए जाए, वो क्या कहलाते हैं? रेखीय बहुलक कहलाते हैं। इनकी तनन सामर्थ्य अधिक होती है, यानी इनको अधिक खींचा जा सकता है। सेकंड है शाखित बहुलक। जब रेखीय बहुलक के साथ साथ इनके आगे ब्रांचेस मतलब शाखाएं निकली हो, तो वो बहुलक क्या कहलाते हैं? शाखित बहुलक कहलाते हैं।
तीसरा है तिर्यक बहुलक, जब रेखीय बहुलक आपस में सहसंयोजक या अन्य बंधों द्वारा जुड़े हों तो उन्हें तिर्यक बहुलक कहते हैं। इसका उदाहरण है बैकेलाइट, जो बिजली के स्विच बनाने में काम में आते हैं। थर्ड टाइप है तापमान के आधार पर या तापमान के व्यवहार के आधार पर बहुलकों के प्रकार। तो इसके आधार पर दो प्रकार हैं। कौन कौन से? ताप सुगट्य बहुलक, जिसको थर्मोप्लास्टिक बहुलक भी नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है ताप दृढ़ बहुलक, जिसे थर्मोसेटिंग बहुलकों के नाम से ही भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनकी जो डेफिनेशन रहेगी, ताप सुगट्य बहुलक क्या होते हैं? ऐसे बहुलक जिनको गर्म या ठंडा करने पर तथा गर्म या ठंडा करने पर निश्चित आकार में डाला जा सकता है, परंतु इसके साथ साथ इन्हें रीयूज भी किया जा सकता है। यानी रीयूज मतलब पुनः निर्माण भी इनसे किया जाता है, पुनः निर्माण भी इनसे किया जा सकता है। क्या कहलाते हैं? ताप सुगट्य या थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे पॉलीथीन। सेकेंड टाइप है ताप दृढ़ बहुलक, ऐसे बहुलक जिन्हें रीयूज नहीं किया जा सकता, ऐसे बहुलक जिन्हें रीयूज यानी पुनः निर्माण उनसे नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटिंग बहुलक कहलाते हैं। जैसे बैकेलाइट, इसका उदाहरण कौन सा है? बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या काम आता है? बिजली के स्विच बनाने में। ये जितने भी अपने घरों में स्विच वगैरह बने होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं? बैकेलाइट। आपको देखा होगा, उसको अपने अगर हीट कर दे, गर्म कर दे, तो उसको वापस उसी आकार में नहीं लाया जा सकता या उससे कोई नई चीज़ दोबारा से नहीं बनाई जा सकती, परंतु पॉलीथीन से अपने नई चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा, अपने आसपास से अपने कचरे उठाने वाले आते हैं तो उसको पॉलीथीन को अलग करते हैं, तो उसको रीयूज किया जाता है फैक्ट्रियों में लेके जाकर। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रकार है बहुलकीकरण के आधार पर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन से संबंधित है। उसके आधार पर दो प्रकार है। पहला है युगात्मक बहुलक, दूसरा है संघनन बहुलक। युगात्मक बहुलक एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। पहला है युगात्मक बहुलक, ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ सीधी जुड़े तथा सह उत्पाद नहीं बने, वो क्या कहलाते हैं? युगात्मक बहुलक कहलाते हैं। जैसे एथीन से पॉलीथीन का निर्माण, जिसकी रिएक्शन अपने ऊपर लिख चुके हैं, एथीन से पॉलीथीन का निर्माण, ये कौन सा है? युगात्मक बहुलक। इसमें सह उत्पाद कोई बात नहीं रहेगा। सह उत्पाद क्या होता है? उत्पाद के साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो बाहर निकले, छोटा मॉलिक्यूल जो बाहर निकले, वो क्या कहलाता है? सह उत्पाद कहलाता है। तो इसमें कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए ये किसका उदाहरण हुआ? युगात्मक बहुलक का। दूसरा है PVC, PAN, PTFE, बहुत से HDPE एंड LDPE, ये सारे उदाहरण किसके हैं? युगात्मक बहुलकों के उदाहरण हैं। इनका अपने डिटेल से स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दूसरा है संघनन बहुलक या कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ जुड़ती है तथा सह उत्पाद के रूप में छोटा अणु बाहर निकले, वो क्या कहलाते हैं? संघनन बहुलक कहलाते हैं। क्या परिभाषा रही? ऐसे बहुलकीकरण का ऐसा प्रोसेस जिसमें एकलक इकाइयाँ जुड़े तथा सह उत्पाद के रूप में छोटा अणु बाहर निकले, तो वो ऐसा बहुलकीकरण की प्रक्रिया संघनन बहुलकीकरण कहलाएगी, और वो बहुलक क्या कहलाएगा? संघनन बहुलक कहलाता है। जैसे बैकेलाइट, ग्लिप्टल, टेरिलीन, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इनकी रिएक्शंस अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 5 या 5वां प्रकार है
एकलक के आधार पर, यानी मोनोमर्स यूनिट्स के आधार पर दो प्रकार होते हैं, समबहुलक व सहबहुलक। समबहुलक को होमोपॉलीमर बोलते हैं और इसको बोलते हैं कोपॉलीमर्स। ठीक है, समबहुलक बहुलकी ऐसे बहुलक जिसमें एक जैसी इकाइयाँ जुड़ी हो, एक जैसी इकाइयाँ जुड़े, वो क्या कहलाता है? समबहुलक कहलाता है। या प्रोसेस वो क्या कहलाएगी? समबहुलकीकरण प्रोसेस कहलाती है। जैसे एथीन से पॉलीथीन, इसमें सारी इकाइयाँ कौन सी है? एथीन की है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? समबहुलकीकरण प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं, जो नॉन स्टिक बर्तन बनाने के काम आता है। सेकंड है सहपॉलीमर या कोपॉलीमर। इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है, इसमें इकाइयाँ कौन सी थी? एक जैसी। इसमें क्या होगी? इकाइयाँ अलग अलग जुड़ेगी। तो जब अलग अलग इकाइयाँ जुड़कर नया बहुलक बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं? सहबहुलक कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सहबहुलकीकरण प्रोसेस कहा जाता है। इसके अंदर जैसे उदाहरण है ब्यूना S, ब्यूना N, नाइलॉन 6 आदि। ठीक है, लास्ट टाइप है इसमें क्लासिफिकेशन का या बहुलकों वर्गीकरण का आणविक बल के आधार पर। आणविक बल के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रत्यास्थ बहुलक तथा रेशे या फाइबर्स। प्रत्यास्थ बहुलक, ऐसे इन बहुलकों में क्या होता है? दुर्बल बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें त्वरण सामर्थ्य अधिक होती है, यानी इनको खींचा जा सकता है। जैसे जो अपने घरों में रबर को यूज किया जाता है, वो किसका उदाहरण है? प्रत्यास्थ बहुलक का उदाहरण है। इसके जो उदाहरण है वो है ब्यूना N व ब्यूना S। ठीक है, सेकंड है रेशे या फाइबर्स। इनके अंदर जो बंध होता है वो कौन सा होता है? प्रबल बंध पाए जाते हैं, जिनको बाद में रेशे नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, जिनसे बाद में रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती है। तो जैसे इसके उदाहरण है नाइलॉन 6 इसका उदाहरण है, जो रस्सियाँ बनाने, प्लास्टिक रस्सियाँ बनाने का काम आता है, पैराशूट बनाने में, ब्रश के जो रेशे होते हैं उनको बनाने में काम में लिया जाता है। थैंक यू।